नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के कोलाबा से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की खबर से, जहां ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। तृणमूल से हटाए गए मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक 50 करोड़ की बरामदगी हुई है और ईडी सूत्रों का कहना है कि और भी पैसे बरामद हो सकते हैं। पूछताछ में ऐसी जानकारी मिल रही है। दिखाते हैं आपको आज का घटनाक्रम। पार्थ चैटर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वो तृणमूल और ममता सरकार में अपने ओहदे खो चुके हैं। उनकी मुश्किल इस बात से बढ़ सकती है कि उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी ईडी अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं। ईडी को अर्पिता मुखर्जी की 4 और गाड़ियों की तलाश है। अर्पिता की गिरफ्तारी के समय एक मर्सिडीज जब्त की गई थी। एक ऑडी, होंडा सिटी, होंडा सीआरवी और मर्सिडीज में भी पैसे भरे गए हैं। ये मिले तो और भी पैसे बरामद हो सकते हैं। ईडी के सामने यह अर्पिता मुखर्जी का बयान था, जिसकी वजह से दूसरी बार के छापे में कोलकाता के बेलघोरिया से 29 करोड़ कैश और 5 किलो सोना बरामद हुआ। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी ने ही यहां पैसे होने की संभावना जताई थी। कल जब ईडी के ऑफिसर्स ने आए तो मुझे फोन लगाया, जो आपके प्रेजेंस में ब्लॉक को तोड़ूंगा तो आप आओ। मेरा आने में 2 घंटा लगा, तो उन्होंने ब्लॉक 2 का तलाशी कर लिए, कुछ मिला नहीं। ब्लॉक 5 में जब हम गए 2 घंटा इंतज़ार किए थे उन लोग ने। हम पहुंचने के बाद हमारे उपस्थिति में उन्होंने लॉक को तोड़ा। रुपये हुए हैं बरामद, ज्वेलरी हुए हैं जिनका गवर्नमेंट जो वैल्यूअर हैं वहाँ थे। 4.31 करोड़ का जब्त हुआ है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता को वादा माफ गवाह बनाया जा सकता है, मगर ये इस पर निर्भर करेगा कि वो एजेंसियों के साथ कितना सहयोग करती हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि अर्पिता को पैसों का स्रोत का पता नहीं, क्योंकि उसे उन फ्लैट्स में जाने की इजाजत नहीं थी जहां ये पैसा रखा गया था। अर्पिता मुखर्जी ने यह भी माना कि जो कैश उनके घर में मिला है वो पार्थ ने वहां अपने एक सहयोगी की मदद से रखवाया था, जिसे वो नहीं जानती। ईडी की जांच अब इस अनजान शख्स पर केंद्रित है। ईडी के सूत्रों का दावा है कि अर्पिता मुखर्जी एक अन्य शख्स के साथ 2 कंपनियों की निदेशक थी, जो फंड ट्रांसफर में शामिल हो सकती हैं। ईडी सूत्रों कहते हैं कि अर्पिता मुखर्जी जरूर दावा करते हैं कि उनको कुछ पता नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उन्होंने जो ईडी को बताया है उससे ईडी ने बहुत बड़ी रकम में कैश बरामद किए हैं, खास करके क्लब टाउन हाइट्स बेलघोरिया से, जहां से ईडी को सबसे ज्यादा कैश मिले हैं। ईडी सूत्रों का अब कहना है कि बाकी सारे प्रॉपर्टी का जो दस्तावेज मिले हैं, इन सारे प्रॉपर्टीज पे ईडी की टीम छानबीन के लिए जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज में और कैश छिपा के रखा गया है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर मुंबई से बात करते हैं आरे जंगल की, जहां एक बार फिर से पर्यावरण प्रेमियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। उनका ये आरोप है कि पेड़ मेट्रो कारशेड के अंदर काटे जा रहे हैं। तस्वीरों में एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई भी विरोध कर रहे लोगों पर नजर आने लगी है। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। आरे कारशेड की ये पहली तस्वीर 18 जुलाई की है, जहां पर कारशेड के आसपास के इलाके में हरियाली देखी जा सकती है, जबकि दूसरी तस्वीर 28 जुलाई की है, जिसमें देखा जा सकता है कि कारशेड के आसपास से किस तरह से पेड़ गायब हैं। महाराष्ट्र में पिछले महीने नई सरकार के स्थापना के बाद से आरे में कारशेड बनाने का निर्णय दोबारा लिया गया और इसके ही विरोध में लोगों का प्रदर्शन जारी है। लगातार काटे जा रहे पेड़ों के खिलाफ गुरुवार देर रात तक प्रदर्शन जारी रहा। गुरुवार के दिन पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में भी लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। पर्यावरण प्रेमियों का सवाल है कि एक बार फिर से पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है। जो ट्री काट रहे हैं वो जेसीबी से कट रहे हैं, जो पहले नहीं हो रहा जी। ट्री को काटने के लिए आपको हेक्सो लगता है। अभी वो लोग क्या है, ये अभी जेसीबी गवर्नमेंट हो गया। आप मुंबई में नहीं, आरे में नहीं, आप पूरा देश में देखेगा, जो भी गवर्नमेंट का रॉन्ग काम करने का वो जेसीबी से होता है। वो जेसीबी को लेता है, वो ट्री को ऐसा धक्का मारता है, टक करके गिर जाता है, फिर जेसीबी झाड़ के ऊपर चलता है, उसको पूरा क्या बोलता है, चूर चूर या ऐसा क्रश करता है और बोलता है कि झाड़ है ही नहीं।
2 मिनट में उनका काम हो रहा है और पूरा जंगल ऐसा साफ हो रहा है। नई सरकार की ओर से आरे में ही कारशेड बनाए जाने के ऐलान के बाद से हर रविवार को लोगों की ओर से आरे में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट का असर आरे जंगल के पर्यावरण पर पड़ेगा, लेकिन सरकार प्रदर्शनकारियों पर ही सवाल उठा रही है। लेकिन आरे का जो आंदोलन है, ये जिनको पता नहीं, शायद पूरी जानकारी नहीं, ऐसे कुछ पर्यावरणवादी और कुछ छद्म पर्यावरणवादी जो स्पॉन्सर्ड है, ऐसे लोग मिलकर कर रहे हैं। तो जिनको पूरी जानकारी नहीं, ऐसे जो असली अच्छे पर्यावरणवादी है, उनको हम जरूर बताएंगे, इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन सारे पर्यावरण के मुद्दे लेकर ये लोग हाईकोर्ट गए, वहां हारे, ये लोग ग्रीन ट्रिब्यूनल गए, वहां हारे, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां हारे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कारशेड करने की परमिशन दी। इस पूरे मामले में अब पर्यावरण प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटाया है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही यह तय हो पाएगा कि आरे का भविष्य क्या है। महाराष्ट्र में नई सरकार की स्थापना के बाद आरे में एक बार फिर से पुलिस बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जिस पिकनिक पॉइंट पर हर रविवार को पर्यावरण प्रेमी प्रदर्शन करते हैं, वहां पर पुलिस की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। और इसके साथ ही पर्यावरण प्रेमियों का ये भी आरोप है कि नई सरकार की स्थापना के बाद आरे मेट्रो कारशेड में पेड़ों को काटने का काम भी बदस्तूर जारी है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं इंस्टेंट लोन ऐप के मायाजाल में किस तरह से लोगों को कर्ज दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई है। देखिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। ये वो शातिर ठग हैं जो मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से लोन दिलाने के बाद उसका कई गुना वसूलते थे, और कोई अगर देने से मना करे तो उसको और परिचितों को फोन कर भद्दी भद्दी गालियां देते। हजारों में कर्ज देकर लाखों में वसूलना इनका काम था। मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ आए। थर्ड डे मेरे को मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए कि आपको 2 मई को 25,000 भरना है। जब मैंने वो लोग को बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने मुझे मेरे कॉन्टैक्ट्स भेजे सारे कि आपके कॉन्टैक्ट्स में फ़ोटोज़ एडिट करके भेजेंगे। 2 मंथ्स उन लोगों ने मुझे बहुत हैरेस किया। उसके बाद मैंने ऐसे 2 मंथ्स में 1,81,000 भरे। उसके बाद जो पुलिस स्टेशन में FIR किया। अभी भी मुझे कॉल मैसेजेस आना बंद नहीं हुए, अभी भी उनके हैरेसमेंट सेम चालू है। सेव देम इंडिया फाउंडेशन के जरिए पीड़ितों को कानूनी और मनोवैज्ञानिक मदद करने वाले प्रवीण बताते हैं कि ऑनलाइन इंस्टेंट लोन ऐप का मायाजाल पूरे देश में फैला है और लाखों लोग उनके पीड़ित हैं। वॉइस कॉल में तकरीबन 2,20,000 पीड़ितों से ज़्यादा हमें अप्रोच किए हैं। उसके बाद 6,000 से लोग हमें गूगल डॉक के जरिए हमें अप्रोच किए। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से परेशान होकर लाखों लोगों ने लोन ऐप के जरिए आसान कर्ज लिए, लेकिन जब वो लोन लेने के लिए ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते, वैसे ही उनके फ़ोन का पूरा डाटा ठगों के पास एक्सेस हो जाता। भारी इंटरेस्ट के साथ जब कर्ज चुकाने में वो नाकाम होते, तब कंपनी वाले न सिर्फ उस कर्जदार को बल्कि उसकी पहचान और परिवार वालों को भी फ़ोन कर धमकाते। इतना ही नहीं तो उसके फ़ोटो माफ कर वायरल करने की धमकी भी देते और भद्दी गालियां भी सुनाते। एक अनुमान के मुताबिक ये गिरोह अब तक 350 करोड़ से भी ज्यादा रुपए क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश में बैठे अपने आका को भेज चुका है। इस बीच पुलिस 350 से ज्यादा बैंक अकाउंटों में 14 करोड़ रुपए फ्रीज कर चुकी है। इसके अलावा 2 लाख के करीब क्रिप्टो करेंसी भी फ्रीज की गई है। अभी तक गिरफ्तार 14 आरोपियों के पास से 39 मोबाइल फोन, 211 सिम कार्ड, 19 लैपटॉप, हार्ड डिस्क और राउटर भी बरामद किए गए हैं। 14 लोगों के अरेस्ट में ये हमने पाया है कि इसमें कुछ लोग जो है वो कॉल करते हैं, कुछ लोग जो है वो सिम कार्ड अरेंज करते हैं, कुछ लोग जो है वो कंपनीज फ्लोट करते हैं। इस तरह के हर ग्रुप का एक अलग अलग रोल इसमें है। इसमें जो प्रोजेक्ट लीडर है, मैनेजर है, उनको भी हमने अरेस्ट किया है। पुलिस अब तक बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और मुंबई से 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में से उत्तराखंड की प्रियांशी कंडपाल प्रमुख आरोपी में से एक है, जो गोरख धंधे के मास्टरमाइंड चीनी नागरिक और देश में दूसरे आरोपियों के बीच कड़ी का काम करती थी। पुलिस ने दोनों फरार चीनी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और संसद के मॉनसून सत्र के 10वें दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। अब ऐसे में सोमवार तक के लिए दोनों सदनों को
स्थगित कर दिया गया। इसी बीच सोनिया गांधी पर बयान को लेकर भी सदन में खूब हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान पर विवाद की गूंज लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी संसद में सुनाई दी। कांग्रेस सांसदों ने सोनिया गांधी के खिलाफ कैबिनेट मंत्रियों स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल द्वारा सदन में दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। सदन में हंगामे के बाद कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में गांधी स्टैच्यू के सामने प्रदर्शन किया और स्मृति ईरानी के माफी की मांग की। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। स्मृति ईरानी शर्म करो। इस विवाद के बीच शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा वो राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगने को तैयार हैं। मैं राष्ट्रपति से मिलूंगा। दादा क्या बात? राष्ट्रपति से समय मांग। सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए, ये तो इसमें कोई, अगर नहीं मांगते हैं तो वो उनका विवेचन कैसा है, उनका थॉट कैसा है वो पता चलता है। पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस। तो इसलिए मुझे लगता है सोनिया गांधी माफी मांगना चाहिए। ये भाजपा वाले राष्ट्रपति जी को सम्मान दिला रहे हैं या उनका सम्मान घटा रहे हैं? वही शब्द जो अपमानजनक अधीर रंजन चौधरी के मुंह से निकला, वही शब्द भारतीय जनता पार्टी वाले 1000 बार बोल रहे हैं। ये अधिकार किसने दिया भाई आपको? देश की कैबिनेट मंत्री को क्या इतना ज्ञान नहीं है? वो हमारी महामहिम राष्ट्रपति का नाम लेके संबोधित कर रही हैं। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सांसदों ने महंगाई और जीएसटी के मसले पर सदन की कार्रवाई रोककर तत्काल चर्चा कराने की फिर मांग की, जिसे चेयर ने अस्वीकार कर दिया। कल माननीय चेयरमैन साहब ने कहा नेक्स्ट वीक से ऑलरेडी प्राइस राइज पे बहस होने जा रही है, तो ये 5 नोटिस आपकी इसमें हैं। बाकी कल उन्होंने कहा था ऑलरेडी कि इनमें से कई विषयों पर पिछले दिनों उन्होंने 0 आवर में सबको एक्सेप्ट किया था, पर बहस नहीं हो सकी। इनमें से किसी नोटिस को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए इस पर बहस नहीं होगी। मैं आगे प्लीज 13-14 साल अगर आप याद करेंगे, O2G के लिए, भ्रष्टाचार के लिए बहुत बार सदन को सस्पेंड किए, पूरा सेशन खत्म कर दिए, लेकिन वो सस्पेंडेड नहीं हुए। इस बार देखिए प्राइस राइज का डिस्कशन के ऊपर हम मांग उठाए, वो सस्पेंड कर दिया। तो उसको जी चाहे जो वो कर रहे, बट इन 2024 पीपल विल टेल द लास्ट वर्ड। अगले हफ्ते चर्चा होगी राज्यसभा में जी। मोदी जी है तो मुमकिन है, वो अगर चाहेंगे तो होंगे। राज्यसभा के सांसदों के निलंबन खत्म होने के बावजूद सदन में गतिरोध बना हुआ है। महंगाई और अधीर रंजन चौधरी के बयान सहित तमाम मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। फिर भी उम्मीद यही है कि सोमवार से सदन का कामकाज समान रूप से शुरू हो जाए। शुक्रवार को सदन की कार्रवाई खत्म होते ही करीब 50 घंटे से रिले धरना पर बैठे निलंबित विपक्षी सांसदों ने भी अपना धरना खत्म कर दिया। अब वो सोमवार को फिर महंगाई और जीएसटी पर चर्चा की मांग उठाने की तैयारी कर रहे हैं। महंगाई, अनब्रांडेड और पैक्ड खाने पीने के सामान और राष्ट्रपति के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान पर हंगामे की वजह से लगातार 10वें दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल सकी। इसके साथ ही मॉनसून सत्र का लगभग आधा समय हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। अब संकेत हैं कि अगले हफ्ते लोकसभा और राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा शुरू हो सकती है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन अगले हफ्ते सोमवार को इस गतिरोध को तोड़ने में कितना कामयाब हो पाते हैं। संसद भवन से राजीव रंजन और मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं हर घर तिरंगा कार्यक्रम की, जिसके तहत 20 करोड़ झंडे लगाए जाने हैं। लेकिन अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतने कम वक्त में ये झंडे तैयार कैसे होंगे। इसी के साथ इस पर खर्च होने वाले 400 करोड़ से भी ज्यादा की रकम के लिए कौन से कायदे कानून में बदलाव किए गए हैं। रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। नोएडा की गारमेंट फैक्ट्री के टेलर्स
पैंट शर्ट की जगह इस वक्त तिरंगा झंडा तैयार करने में जुटे हैं। नोएडा में छोटी बड़ी 3000 से ज्यादा फैक्ट्रियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में 50 लाख से ज्यादा झंडों की सप्लाई देनी है। लिहाजा नोएडा अपैरल एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित ठुकराल खुद झंडे तैयार करवाने में लगे हैं। यूपी सरकार ने 2 करोड़ झंडे का ऑर्डर दिया है लोगों को, हमें 50 लाख की जिम्मेदारी दी गई है। हम इसको झंडे को यहाँ पे बना रहे हैं नोएडा में। हमारा नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर है, हमारे यहाँ 3500 कारखाने हैं, तो हम सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके जो जो बना सकते हैं उनको दे रहे हैं। कपड़ा इसका सारा हम सूरत से ला रहे हैं। सूरत में प्रिंटिंग होती है, वहाँ से मिलों में कपड़ा प्रिंट करा के हम यहाँ ला रहे हैं। वहाँ पहले लेजर कटिंग होती है, साथ में 3 तरफ से लेजर कटिंग होके आता है। यहाँ आने के बाद फिर एक लेजर कटिंग होती है, फिर एक सिलाई लगती है, उसके बाद झंडा बन के तैयार होता है। इस तरह के एक झंडे की कीमत 20 रुपए के आसपास आती है। लिहाजा 20 करोड़ झंडों को खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट चाहिए। सरकार भी अब अपने बजट से झंडे खरीद रही है और उसने आनन फानन में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदलाव करके शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा अब इस फंड के तहत कंपनियों को भी झंडे खरीदने की इजाजत दे दी गई है। यही नहीं, स्थानीय प्रशासन भी ज्यादा से ज्यादा झंडा खरीदने में जुटा है। उन्नाव प्रशासन ने तो इस तरह की तमाम फैक्ट्रियों को 5 से 8 हजार झंडों का इंतजाम करने को कहा है। 7 लाख ऐसे मकान हैं जहां पर हम तिरंगा झंडा फहराएंगे। इस क्रम में विभिन्न माध्यमों से हम तिरंगा झंडा बनवा रहे हैं। हमारी जो एसएचजी की महिलाएं हैं वो 1 लाख झंडे बना रही हैं। इसी क्रम में जो हमारे इंडस्ट्री एरिया के साथी हैं, हमारे जो उद्योगपति बंधु हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी सीएसआर के माध्यम से, और हमें बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि सीएसआर के माध्यम से जो हमारे उद्योगपति बंधु हैं उनके द्वारा हमें करीब 1 लाख झंडे जो हमारे स्लॉटर हाउस हैं वहां से मिल रहे हैं। बाकी करीब 1,20,000 झंडे हमें अन्य औद्योगिक इकाइयों के द्वारा मिल रहे हैं। साथ ही पंचायतों के माध्यम से भी हमें 3 लाख झंडे मिल रहे हैं। सरकार का हर घर तिरंगा लाने का कार्यक्रम 15 अगस्त तक चलेगा। देशभक्ति के जज्बे को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम पर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय है। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अत्यंत हृदय के निकट का विषय है। पूरे देश में आजादी को लेकर जिन लोगों ने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जो अनसंग हीरोज हैं स्वाधीनता के, उन्हें हम कैसे याद करें, उनके जीवन से हम कैसे प्रेरणा लें, कैसे तिरंगे को हर घर तक पहुंचाए ताकि एक राष्ट्रीयता का भाव, एक राष्ट्रप्रिय का भाव, एक नेशनलिज्म का भाव यह हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसको उद्देश्य में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हर घर तिरंगा अभियान लिया गया है। सरकार इस कार्यक्रम को देशभक्ति जैसे मुद्दों से जोड़कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है। सरकार के एक तबके का मानना है कि अभी तक तिरंगे से लोगों का औपचारिक जुड़ाव था, लेकिन हर घर तिरंगा कार्यक्रम के जरिए अब आम लोग तिरंगे से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ पाएंगे। लेकिन 70% गरीब आबादी वाले इस देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर अभी भी बहस की काफी गुंजाइश है। उन्नाव से गौरव के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुंबई के कुलाबा से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।